लिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बता देते हैं कि आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। बीजेपी किसान मोर्चा पदाधिकारियों की आज बैठक है। इस बीच आज समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होना है। बीएसपी की रूटीन बैठकों का दौर जारी रहेगा। उधर कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन आज होना है। बीजेपी गद्दी छोड़ो के नाम के साथ ही एक मार्च कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाला जाएगा और प्रदेश के अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आएंगे। तो आज पूरे दिन कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है तमाम पार्टियों का, एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। बीजेपी किसान मोर्चा की आज बैठक होनी है। पदाधिकारियों के साथ ये बैठक लखनऊ में होगी। उधर समाजवादी पार्टी आज पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। बीएसपी की रूटीन बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी और बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश भर में निकाला जाएगा। और आइए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग को गोलबंद करने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। ब्राह्मणों के बाद अब ओबीसी पर सपा की नजर। समाजवादी पार्टी आज से शुरू करेगी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। सपा नेता राजपाल कश्यप को जिम्मेदारी दी गई है। आज कानपुर नगर से सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। 10 अगस्त को जालौन में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा और 11 अगस्त को झांसी में इस सम्मेलन को किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आज कानपुर नगर से सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद 10 अगस्त को जालौन में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया जाएगा। इसके बाद 11 अगस्त को झांसी में सम्मेलन होगा। आपको बता पूरा स्केड्यूल क्या है ये हमने आपको बताया, लेकिन इस बीच आपको यह बता दें कि ब्राह्मणों के बाद अब पिछड़ा वर्ग को गोलबंद करने के लिए, रिझाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, जिसकी शुरुआत कानपुर से होगी। सपा नेता राजपाल कश्यप को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम भी होगा। कानपुर से सम्मेलन का आगाज किया जाएगा, जिसके बाद 10 अगस्त को जालौन में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा। इसके साथ ही 11 अगस्त को झांसी में कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन आपको यह बता दें कि पूरा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप की निगरानी में, उनकी जिम्मेदारी उनको दी गई है और उनके नेतृत्व में ही पूरा कार्यक्रम किया जाना है। तो ब्राह्मणों के बाद अब ओबीसी पर सपा की नजर टिक गई है। समाजवादी पार्टी आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू करने जा रही है। तमाम पार्टियों ने अपनी ओर से जोर मशक्कत करना शुरू कर दिया है। 6 महीने का वक्त है चुनाव में। एक तरफ बसपा की ओर से अभी प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में संगोष्ठी, हालांकि उसका पहले नाम ब्राह्मण सम्मेलन था, जैसे अभी पूरा किया गया दूसरा चरण, और अब इधर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन के साथ ही पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी शुरू कर दिया है। पिछड़े वर्ग को रिझाने के लिए, साधने के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यक्रम किया जाएगा और इसकी शुरुआत आपको बता दें कानपुर नगर से होने वाली है। और राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के नेता, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है इस कार्यक्रम की। तो आज कानपुर से इसका आगाज किया जाएगा। इसके बाद 10 अगस्त को जालौन में सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जालौन के बाद 11 अगस्त को झांसी में कार्यक्रम होगा। प्रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रणवीर, समाजवादी पार्टी की ओर से पिछड़ा वर्ग को रिझाने के लिए सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है और इसका आगाज आज कानपुर से होने वाला है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पूर्वांचल के बाद अब जो है अगस्त क्रांति के समारोह की शुरुआत करेगी कानपुर से, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है राजपाल कश्यप जो एमएलसी है उनको दी गई है। वहीं 10 अगस्त को पूर्व सांसद जो फुल्लन दिल्ली हैं जालौन में, उनके यहाँ पर इसी जयंती मनाया जाएगा और उसी वहां पर इसके सम्मेलन का आयोजन होगा। इसी तरह से 11 तारीख को झांसी और 12 तारीख को महोबा, 13 तारीख को हमीरपुर और 14 तारीख को कानपुर ग्रामीण और 15 अगस्त को फतेहपुर के जहानाबाद में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होगा। कहीं ना कहीं 2022 का चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में हर पार्टियां चाहे जातिगत राजनीति के आधार पर, चाहे अपनी जो कामों के आधार पर अब लगातार जो है सम्मेलन करते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कमर कसी है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोगों के पास जाएंगे, जन जन के पास जाएंगे और उनकी बातों को, आवाजों को बुलंद करेंगे और उनकी समस्याओं को सरकार के सामने उठाएंगे। जिस तरीके से पश्चिम के किसान कुछ आए थे और उन्होंने मुआवजे को लेकर के अखिलेश यादव से मिले और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
किस तरीके से एक ही खतरा होने के बावजूद, एक ही नंबर होने के बावजूद अलग अलग तरीके से मुआवजा दिया गया है। तो किसानों का दूसरी तरफ अगर बात करें समाजवादी पार्टी का जो तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो जिम्मेदारी मिली है वो सिद्धार्थनगर जिले के इटवा विधानसभा के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है माता प्रसाद पांडे, पूर्व मंत्री मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा, तमाम ऐसे जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनको ब्राह्मणों को रिझाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग जिस तरीके से सम्मेलन की बात की, परशुराम जयंती की जो भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कही जा रही है, इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पिछड़ा वर्ग को अपने एकजुट करने के लिए जो एमएलसी है राजपाल कश्यप, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो अब जातिगत आधार पर भी लगातार पार्टियां अपना अपना कसा लगा रही हैं, अपना अपना जुआ लगा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जो यादव बिरादरी है और जो मुस्लिम बिरादरी है उसको अपनी तरफ पार्टी में मान रही है। तो एक तरफ ब्राह्मणों को अपनी तरफ पिछले काम कर रही है, दूसरी तरफ पिछली जातीय क्रांति का जो समारोह अगस्त समारोह इन्होंने शुरू किया है और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो सभी जातियों को जातिगत आधार पर, उनकी धार्मिक के आधार पर, चाहे उनके जो वर्ग के लोग हैं, उनके समुदाय के विशेष समुदाय के जो लोग हैं, उनको वो जिम्मेदारी दी जा रही है कि अपने अपने लोगों को आप इकट्ठा करिए। वहीं दूसरी तरफ किसानों को रिझाने के लिए लगातार राकेश टिकैत का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि ब्राह्मणों के लिए जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे और अभिषेक मिश्रा, इनको लगाया गया है। तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के लिए राजपाल कश्यप को लगाया गया है। वहीं किसानों को एकजुट करने के लिए राकेश टिकैत का सपोर्ट जिस तरीके से किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के चुनाव में इसका क्या रिजल्ट निकलता है, इसका क्या परिणाम निकलता है, तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। लेकिन जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक होता चला जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियां अपनी अपनी जो बातों बिल्कुल प्रणवीर, और कहीं ना कहीं क्योंकि समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी भी माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और ऐसे में यही वजह है कि जो कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खासतौर पर नाराज चल रहा है, सबसे पहले उसको अपनी तरफ करने की कोशिश में लगे हैं अखिलेश यादव। देखिए, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव लोगों को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। लगातार जो पार्टी में लोगों को जो ज्वाइन करा रहे हैं, जो पार्टी में लोग सम्मिलित हो रहे हैं, उनको भी ज्वाइन कराने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दौरा शुरू किया है, उस दौरे से भी कहीं ना कहीं ये रिजल्ट और परिणाम अच्छे देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की लगातार जो छवि है वो सुधारने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब जिस तरीके से बात होती है कि किसी भी प्रकार से वो अन्य पार्टी से शिवपाल यादव को अपने साथ रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो उस बात पर, उस सवाल पर हमेशा अखिलेश यादव कतराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चाहे महिला सुरक्षा की बात को लेकर के हो, चाहे किसानों के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के हो, लगातार अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर होते चले जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर मेट्रो बना तो वो अखिलेश यादव की सरकार में बना, अखिलेश यादव ने उसको बनवाया। 5 साल का कार्यकाल वो उत्तर प्रदेश के मुखिया का बीत गया, लेकिन अभी तक गोरखपुर में मेट्रो की शुरुआत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में है कि मेट्रो की शुरुआत हुई, जो स्टेडियम बना वो अखिलेश यादव ने बनवाया, चाहे 10 डब्बे हो, चाहे 10 डब्बे हो, चाहे 100 हो, और चाहे पुलिस को गाड़ियों का जो सौगात दिया गया वो चाहे लैपटॉप वितरण का काम हो, ये सब सारे काम जो है अखिलेश यादव ने किया। तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी उपलब्धियां बिल्कुल। और रणवीर, लगातार बार बार अखिलेश यादव की ओर से कहा भी जा रहा है कि हम छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चाचा शिवपाल यादव की ओर से भी सुझाव दिया गया कि छोटी पार्टियों को साथ में ले ले तो भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन नहीं है। लेकिन अभी तक किसी बड़ी पार्टी या किसी ऐसी नामी पार्टी का साथ में आ गई हो समाजवादी पार्टी, किस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है। क्या सपा की ओर से पेशकश की गई है किसी पार्टी के सामने अभी तक? देखिए, पहले तो अखिलेश यादव लगातार जैसे छोटी पार्टियों की तो बात करते हैं, एक बार इन्होंने इसका परिणाम देख लिया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया, कांग्रेस के साथ समझौता करके इन्होंने उसका परिणाम देख लिया कि किस तरीके से उनको परिणाम मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने छोटी पार्टियों की बात कही है। लेकिन अगर बात करें छोटी पार्टियों से सम्मिलित होने का, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का, तो अभी कोई ऐसी पार्टी निकल करके नहीं आई है जिस पार्टी को वो अपने तरफ आकर्षित किया हो या अपनी पार्टी में ज्वाइन कराओ। हालांकि लगातार इस तरीके से बातें और बैठके चलने के बावजूद लगातार इस तरीके से सामने कथाएं लगाए जा रहे हैं कि बातें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जो समाजवादी पार्टी है, अपना एजेंडा तय कर चुकी है, किस पार्टी को सम्मिलित करना है, वो निशाना भी हिट कर चुकी है। लेकिन अभी जो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने किसी पार्टी के साथ समझौता बिल्कुल नहीं किया है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि लगातार इस तरह से कह रहे हैं
अखिलेश यादव की किस पार्टी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में लड़ेंगे। अभी तक ना उनकी ओर से पेशकश किया गया है, ना कोई छोटी पार्टी उनके सामने आई है, लेकिन क्या रणनीति रहने वाली है समाजवादी पार्टी की और वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो समाजवादी पार्टी के सामने आने वाले चुनाव में रहने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात पिछली सरकार, अगर पिछली बात करें 2017 की बात करें तो मैं आपकी एक चीज गौर करने की बात है, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 2012 से लेकर के 17 तक काम किए और उसके बाद 17 में जिस तरीके से उनको मार झेलनी पड़ी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट का विषय बना कि समाजवादी पार्टी ने अपने किए गए कार्यों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। अगर वो जनता तक कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाते तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकती थी। लेकिन वही काम भारतीय जनता पार्टी लगातार किस तरीके से कर रही है, बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर और जो जिला स्तर के नेता है उनको जिम्मेदारी तय की गई है कि आप किसानों को कैसे बताएंगे कि जो बिल के आभास हुआ उसको उनके फायदे क्या है, नुकसान उनके बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के कितने कार्य किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, किस तरीके से जनहित के कार्यों को बढ़ावा दिया गया है, किस तरीके से जनहित के कार्यों को किया गया है, इसको इन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। सड़कें जो गड्ढा मुक्त की गई है उसकी एक सूची बनाई गई है, उसको किस तरीके से पेश किया गया, किस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कें की गई है उसको। रणवीर, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मनोज जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। चुनाव आते ही सपा को भी ब्राह्मण याद आ गए, ब्राह्मण के बाद अब पिछड़ा वर्ग को भी रिझाने का प्रयास आपकी पार्टी कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संख्या में पिछड़ों में जो बीजेपी ने प्रचारित किया था 2017 में कि हम गैर यादव जो जितना भी पिछड़ा है उसको हम उसका साथ, और उसने विश्वास किया उत्तर प्रदेश के पिछड़ों में। लेकिन बीजेपी की सरकार ने सिर्फ वोट लिया, वो भी एक बार नहीं 3 बार, 2014 में, 17 में, 19 में। लेकिन दिया क्या? कुछ भी तो नहीं दिया। जब हक लेने की बात आई तो चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण खाने की बात हो अथवा जो आयोग बने हैं कि तमाम भर्तियां होती हैं, मेरे पास डेटा भी है, मतलब ये कॉलम सरकारी विज्ञापन पे रिजल्ट पे लिख दिया गया कि पिछड़े 13 पोस्टों में समण की तो सारी भर गई, लेकिन 5 पोस्टें खाली इसलिए रह गई दलितों पिछड़ों की कि उनकी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। आप सोच सकती हैं कि जहां 24 करोड़ की जनसंख्या हो उस प्रदेश में अभ्यर्थी नहीं मिले, इनको पास करने वाला, नंबर पाने वाले बच्चे नहीं मिले। तो ये जो एक सोच है बीजेपी की, ये जनता के बीच में आ गई। 14,000 से ज्यादा पद इन्होंने, लगभग 18,000 पद आरक्षण वालों के पद इन्होंने बीजेपी आरएसएस के लोगों को दे दिया, जो आरएसएस की विचारधारा से चलते हैं, वो भी फॉरवर्ड क्लास। मेरा विरोध नहीं है, जिसका जितना हक है उसका उतना दे दो, किसी को उसकी बात के कहने के बाद वादा खिलाफी नहीं। मनोज जी, कोई भी हमारी मनोज जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आपको पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, इस तरह के सम्मेलन करने पड़ रहे हैं? ऐसे मुद्दे नहीं रहे क्या? अब लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा, विकास सम्मेलन, कुछ इस तरह का सम्मेलन क्यों नहीं किया जा रहा है? जाति को आधार बनाकर इस तरह के सम्मेलन क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विकास की बात की जा सकती है, लेकिन विकास जो करेगी वो सरकार करेगी, चाहे वो मेरी हो, चाहे बीजेपी की हो या किसी XYZ की। तो जो हम सत्ता में आएंगे तब हम विकास करेंगे। ये तो समाजवादियों का नेचर है कि जब जब सत्ता में रहें तब तब उत्तर प्रदेश का जो विकास आज आपको दिख रहा है वो समाजवादियों का किया गया 4 टर्म का विकास है उत्तर प्रदेश में। मायावती जी ने पार्क बनवाए थे, समाजवादियों ने डेवलपमेंट। ठीक है मनोज जी, ठीक है मनोज जी। हमारे साथ आनंद दुबे भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं, अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन भी किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इन सब पर? देखिए, लोकतंत्र में सबको सम्मेलन करने और जनता के बीच जाने की आजादी है, और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, कोई भी हो, वो जा सकती है, अपना सम्मेलन कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये वो लोग हैं जो 4.5 साल तक सोए हुए थे। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश जी ने जो है साइकिल यात्रा निकाली, और वो 4.5 साल से जो जंग लगी साइकिल उनके घरों में कैद थी, उसको निकाला और सड़कों पर ले आए। इसके पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति रही, किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास की जगह इन्होंने विनाश का काम किया, जाति की राजनीति की, जमात की राजनीति की, दंगों की राजनीति की, गुंडागर्दी की राजनीति की। केवल साइकिल यात्रा ही नहीं निकाली गई, बहुत आरोप भी लगाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। यह तक कहा गया कि
जो काम सपा शासनकाल में हुए हैं उनका नाम बदलकर उद्घाटन कर देती है भारतीय जनता पार्टी। खैर देखिए, अब ये तो जनता ने इनको बता दिया है 2014 से लेकर 2021 तक कि किसने किसके काम बोल रहे थे और किसके कारनामे बोल रहे थे। हमारी लगातार जो जीत हमको मिल रही है और जनता का जो आशीर्वाद मिल रहा है वो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमने काम किया है या नहीं किया है। ये समाजवादी पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम ही है आरोप लगाना। समाजवादी पार्टी ने अपने काल में जितने भी काम किए उसमें काम कम किए, घोटाले ज्यादा किए, जो अब तक लगातार खुल के सामने आ रहे हैं। तो समाजवादी ठीक है आनंद जी, मनोज जी साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, आपकी बातों का जवाब यहीं पर वो दे देंगे। मनोज जी, आपने आनंद जी को सुना, क्या कहेंगे आप? घोटाले का आरोप है आप पर ही लगा रहे हैं। मुझे तो थोड़ा सा ये बड़ा बेतुका बयान लगा कि कारनामे हैं। अरे तो मेट्रो आपने उद्घाटन किया था नहीं किया था, वो कारनामा था क्या? एक्सप्रेस वे हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था, 2-4 आउटर के काम बचे थे, आपने उद्घाटन किया नहीं किया? हमारे जितने भी काम थे, लैपटॉप हमने बांटा, आप उसमें कहते हैं ना हम टीवी पे चिल्ला के कि उसमें घोटाला हुआ, तो अब तक आप लोग दुम दबा के बैठे क्यों हैं? आपको उस पर FIR करानी चाहिए। और अगर नहीं करा रहे हैं FIR तो निश्चित तौर पे वो एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश का डिजिटल परफॉर्म था जिसको समाजवादियों ने जमीन पे उतारा। 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप दिए। आपके पास क्या है? तो चलो 3 काम गिना दो, मैं दावा करता हूँ 3 काम गिना दो, अपने काम गिनाना जो आपने शिलान्यास किए हो और आप ही खत्म करते हो। चलिए ठीक है आनंद जी, 3 कामों के साथ बता दो, बात पूरी कीजिए। जल्दी से 3 काम गिना दीजिए अपने जो मनोज जी ने कहे। काम की मैं फहरिस्त इनको गिनाना शुरू कर देता हूँ। हमने तो 4.5 लाख लोगों को अब तक सरकारी नौकरी दे दी है। हाँ। हमने तो जो है करीब 2.5 करोड़ लोगों को प्राइवेट जॉब दिया। हमने 32 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया जिसमें 9 के शिलान्यास होने जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन जो है 1 महीने के अंदर होने जा रहा है। इसके अलावा तमाम कार्य हैं जो हम गिनाने बैठे तो समाजवादियों के पास जो है जवाब नहीं मिलेंगे। नहीं है। ठीक है चलिए आनंद जी, मनोज जी, अभी समय की कमी है, आपको एक बार बकायदा शो पर बुलाएंगे और तब नाम गिनाएंगे आनंद जी। ठीक है आनंद जी, बहुत शुक्रिया। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। रणवीर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यूपी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की नई रणनीति बन रही है। 84 सीटों पर विपक्ष को हराने के लिए बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। 2017 में हारी 84 सीटों पर समीकरण दुरुस्त करने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। यानी कि 304 सीटें तो पहले से ही पक्ष में थे, बचे हुए जो सीटें हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जोर मशक्कत शुरू कर दी है। उन सीटों पर भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी। जातीय समीकरण के हिसाब से सांसदों को बनाया जाएगा प्रभारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीत के लिए मोर्चा संभालेंगे। यानी कि 84 ऐसी सीटें जिन पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन 84 सीटों पर भी अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने समीकरण साधना शुरू कर दिया है। और यह बताया जा रहा है कि उन सीटों पर अब जाति के लिहाज से नए चेहरों को वहां पर मौका दिया जाएगा, उनको प्रभारी बनाया जाएगा और उनको पूरी जिम्मेदारी उन सीटों की सौंपी जाएगी। तो चुनाव में 6 महीने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि पिछली बार की सीटों से भी ज्यादा बड़े आंकड़े के साथ जीत हासिल करेगी। इस बीच ये बड़ी खबर, जातीय समीकरण के हिसाब से सांसदों को प्रभारी बनाया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीत के लिए मोर्चा संभालेंगे और 84 ऐसी सीटें जिस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर भी अपनी स्थिति को दुरुस्त करने पे अब भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। तो 84 सीटों पर विपक्ष को हराने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। एक तरफ विपक्ष कंफ्यूजन में है किसके साथ जाएं और किसके साथ नहीं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी है। 84 ऐसी सीटें जिन पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर अपनी स्थिति को और दुरुस्त कर रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अब इन सीटों पर जातीय समीकरण के हिसाब से नए चेहरों को मौका देगी और उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इन सीटों पर स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि पिछले बार से भी बड़े आंकड़े के साथ जीत हासिल करेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। इस बीच 84 सीटों पर विपक्ष को हराने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2017 में हारी हुई 84 सीटों पर समीकरण साधने की
तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने। अब जातीय समीकरण के हिसाब से सांसदों को इन सीटों को लेकर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन सीटों की पूरी जिम्मेदारी अब इन सांसदों पर होगी। साथ ही आपको बताते चलें कि 84 ऐसी सीटें थी जिस पर पिछली बार पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अब इन 84 सीटों पर तैयारी में जुट गई है। जितेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि पिछले बार के भी बड़े आंकड़े से चुनाव जीतेगी और यही वजह है कि अब 84 ऐसी सीटें जिस पर पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर भी अब अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी 351 का जो दावा कर रही है कि वो इस बार 2022 के चुनाव में 351 सीटें के आसपास जीत हासिल की, क्योंकि अखिलेश यादव ने 350 सीटें कही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने 351 कही। तो वहीं 2017 के चुनाव में जो 84 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, वो इस बार जाति समीकरण के आधार पर और जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा फोकस होगा कि आखिरकार विपक्ष की जो खाते में जो सीटें गई थी 84 सीटें, ऐसी कौन सी हमसे गलती हो गई थी, ऐसी कौन सी रणनीतियों में कमी रह गई थी जिससे हम 84 सीटें हारे थे। वो इस बार उन 84 सीटों पर भारतीय जनता। जितेंद्र, इससे एक बात ये भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बाकी सीटों को लेकर आश्वस्त है कि उन पर तो जीत अपनी मिलनी है, लेकिन जो 84 सीटें हैं जिन पर पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर स्थिति को मजबूत कर लिया जाए तो और भी बेहतर प्रदर्शन रह सकता है। तो चलिए ठीक है, एक बार फिर आपको बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी 84 सीटों पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई है। ये वही 84 सीटें हैं जिस पर पिछली बार जिन पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की अगली किश्त। 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खातों में ये अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। 19,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 2 करोड़ 36 लाख किसानों को मिलेगा 4,720 करोड़ रुपए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की धनराशि भेजी जाएगी सीधा खातों में। आपको बता दें 19,500 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 2 करोड़ 36 लाख रुपए किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। ये तीसरी किश्त किसान सम्मान निधि की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। वर्चुअल माध्यम से माना जा रहा है कि कुछ किसानों से संवाद भी कर सकते हैं और उसके बाद ये धनराशि सीधा उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की धनराशि सीधा किसान के खातों में भेजी जाएगी। किसान सम्मान निधि की अगली किश्त सीधा किसानों के खाते में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से भेजेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी।